गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। ग्रेट मंत्रा आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे यूट्यूब परिवार में स्वागत करता है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर यूपी टेट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। यूपी टेट के साथ साथ और भी शिक्षक पात्रता परीक्षा जितनी भी होती हैं उन सभी की प्रिपरेशन इस चैनल पर कराई जा रही है। तो अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो टाइम बीतने से पहले, आपका लॉस होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हमारा अभिप्रेरणा टॉपिक जो चल रहा था, हमारा मोटिवेशन टॉपिक जो चल रहा था, उसके सिद्धांतों के बारे में हमने कल की वीडियो में जाना था। तो कल की वीडियो में हमने हमारा पहला सिद्धांत मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का अध्ययन किया था। उसके बाद हमारा जो सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उस सिद्धांत का हमने अध्ययन किया था। दो सिद्धांत जो हमारे हैं मोटिवेशन के, अभिप्रेरणा के, उन दोनों सिद्धांतों के बारे में हमने कल चर्चा की थी। वो हमारा पोर्शन कवर हो गया था। अब आगे मैंने बताया था कि डेली एक सिद्धांत या फिर दो सिद्धांत इस टाइप से हम लेकर चलेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना हो इस हिसाब से और ज़्यादा छोटी भी ना रह जाए, क्योंकि बड़ी हो जाएगी तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, हमें भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए वीडियो जो है वो एक मिनिमम कम से कम इतनी अच्छी रहे कि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, और मैक्सिमम भी इतनी रहे कि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हमारा जो आज का सिद्धांत है उसका नाम है प्रणोद न्यूनता सिद्धांत। ठीक है, प्रणोद न्यूनता सिद्धांत को हम इंग्लिश में ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहते हैं। ठीक, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो ये सिद्धांत भी आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत ही है। इस सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये सिद्धांत किसने दिया है, इस सिद्धांत में क्या बताया गया है। तो ये आपका ये जो प्रणोद न्यूनता सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक हैं दोस्तों C.L. हल। C.L. हल जो हैं इनको हम सिर्फ हल नाम से भी याद रख सकते हैं। हल आप याद रख सकते हैं। तो जो C.L. हल हैं इन्होंने प्रणोद न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये जो हमारे C.L. हल हैं ये दोस्तों अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के? अमेरिका से निवासी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो C.L. हल हैं, हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं हल, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो दोस्तों ये थे अमेरिका के रहने वाले। क्योंकि आपसे इनके निवास स्थान को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके निवास स्थान में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये कहाँ से संबंध रखते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो चलते हैं हम अपने सिद्धांत की तरफ। देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 ईस्वी में कब किया गया था। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रणोद न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, तो दोस्तों कब किया गया था? 1915 ईस्वी में, सन 1915 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अब देखिए 1915 ईस्वी में हल ने अपनी पुस्तक, अब देखिए हल ने किया था, ये हम ऊपर देख चुके हैं। C.L. हल ने इसका प्रतिपादन किया था। अब हल ने इसका प्रतिपादन अपनी पुस्तक, इनकी एक बुक थी, क्या नाम है बुक का? बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मतलब प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इस बुक में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने अपनी इस बुक में प्रणोद न्यूनता सिद्धांत के बारे में बताया था। कब बताया था? 1915 ईस्वी में। अब देखिए हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि स्किनर ने इस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा गया, मतलब इस सिद्धांत को सबसे अच्छा सिद्धांत कहा है। किसने कहा है? तो इस सिद्धांत को सबसे अच्छा सिद्धांत कहा है दोस्तों स्किनर ने। किसने कहा है? स्किनर ने। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रणोद न्यूनता सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत किसने बताया, तो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है स्किनर महोदय ने। V.F. स्किनर जो हैं उन्होंने प्रणोद न्यूनता सिद्धांत को सबसे अच्छा सिद्धांत बताया है। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है उपनाम। किसके उपनाम? ये जो आपका प्रणोद न्यूनता सिद्धांत है, इसके अन्य नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं ताकि अगर आपको किसी और नाम से क्वेश्चन मिल जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते होंगे तो सभी ने अलग अलग नाम से इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, तो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको सारे नाम बता रही हूँ, ताकि अगर आप किसी और चैनल पर भी विज़िट कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि मैम ने कौन सा सिद्धांत पढ़ा दिया है, वहाँ तो मैंने ये नहीं पढ़ा था। तो देखिए उपनाम में क्या है? पहला है सबलीकरण का सिद्धांत। ठीक है, पहला है सबलीकरण का सिद्धांत। तो सबलीकरण का सिद्धांत प्रणोद न्यूनता सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। प्रणोद न्यूनता सिद्धांत यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया है, सॉरी, प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, या फिर आप इसको पुनर्वलन सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर वो मिसिंग हो गया है नेम। पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो दूसरा नाम आपका हो गया पुनर्वलन का सिद्धांत। नेक्स्ट है संपोषक का सिद्धांत। प्रणोद न्यूनता सिद्धांत को संपोषक का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, अगर आपसे इनमें से किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर उपनाम लेकर भी आई हूँ कि इनको और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो आपका आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत हो गया। अगला है अंतर्नोद, प्रणोद या चालक का सिद्धांत। देखिए अंतर्नोद मतलब भी चालक होता है, प्रणोद मतलब भी चालक होता है, और चालक मतलब तो चालक होता ही है। तो ये तीनों जो हैं ये एक ही चीज़ के नाम है। तो अंतर्नोद, प्रणोद या फिर चालक का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो ये तो थे दोस्तों कि प्रणोद न्यूनता सिद्धांत के अन्य नाम थे। अन्य नाम जानना बहुत ज़रूरी था। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ इस सिद्धांत में हल ने इस सिद्धांत के 4 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 4 चरण बताए हैं, मतलब 4 स्टेप्स बताए हैं। 4 स्टेप्स में ये सिद्धांत जो है वो कंप्लीट होता है। तो देखिए पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है आवश्यकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि मनुष्य की या बालक की कोई ना कोई आवश्यकता होगी। सबसे पहली चीज़ तो आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि मनुष्य व्यक्ति जो है ना, वो जो भी कार्य करता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। अगर मनुष्य को आवश्यकता नहीं होगी तो वो कार्य नहीं करेगा। देखिए भाई, अगर आपको भोजन की आवश्यकता नहीं होगी तो क्या आप भोजन खाएंगे? खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको पेट निवास की वो आवश्यकता नहीं होगी, घर की आवश्यकता नहीं होगी, तो क्या आप घर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। जब तक आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं होगी तब तक आप कोई कार्य नहीं करेंगे। कहा जाता है ना कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है। मतलब जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो आवश्यकता ही है भाई। जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम कार्य नहीं करेंगे। दूसरा अंतर्नोद, प्रणोद या फिर चालक कह लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें आवश्यकता होगी तो हमारे अंदर जो है वो चालक उत्पन्न होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें भोजन की आवश्यकता होगी तो भोजन की आवश्यकता के लिए हमारे अंदर कौन सा चालक उत्पन्न होगा? हमारे अंदर भूख नाम का चालक आएगा। भाई भोजन की आवश्यकता है हमें, तो हमें भूख लगेगी ना। इसी प्रकार से अगर हमें पानी की आवश्यकता है तो हमें प्यास लगेगी। तो कहने का मतलब ये है, हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है फिर उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमारे अंदर जो चीज़ तनाव उत्पन्न करेगी उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वो आपका होता है प्रणोद होता है या फिर चालक कह लीजिए। अगला क्या है? अगला है उत्तेजक। उत्तेजक प्रोत्साहन। मतलब जिस चीज़ की हमें आवश्यकता थी वो चीज़ हमें मिल गई, ठीक, वो चीज़ हमें मिल गई, हमारे सामने है, फिर हमसे उस चीज़ के लिए कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब हम उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, उस चीज़ की हमें प्राप्ति होगी। तो प्राप्ति होने के बाद क्या हो रहा है? प्राप्ति होने के बाद हमारी आवश्यकता जो है उसकी धीरे धीरे पूर्ति हो रही है और प्रणोद जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद सबलीकरण। सबलीकरण का मतलब क्या है कि जो हमारी आवश्यकता थी, जो हमारा लक्ष्य था, उसकी हमें प्राप्ति हो गई है। तो देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि आवश्यकता आपकी क्या है। आपकी आवश्यकता है भोजन,
ठीक, आपकी आवश्यकता है भोजन। अब भोजन की आवश्यकता है आपको, तो आपके अंदर प्रणोद कौन सा उत्पन्न होगा, चालक कौन सा उत्पन्न होगा? तो आपके अंदर चालक उत्पन्न होगा भूख। अब भाई आपको भोजन की आवश्यकता है तो आपको भूख तो ही लगेगी। अब भोजन की आवश्यकता है तो प्यास तो नहीं लगेगी, तो भोजन की आवश्यकता है तो आपको भूख लगेगी। अब उसके बाद आप इतने ज़्यादा आलसी हैं कि आपको आवश्यकता तो है भोजन की, लेकिन आप खाना लेने के लिए उठ नहीं रहे। खाना पका हुआ रखा है आपके किचन में, लेकिन आप आलस से मारे उठ नहीं रहे हैं। फिर आपने जैसे तैसे करके भोजन के पास गए, आपको भोजन मिला, तो उत्तेजक में क्या है, प्रोत्साहन में क्या है कि आपको भोजन की प्राप्ति हो गई। ठीक है, भोजन की प्राप्ति हो गई। अब भोजन की प्राप्ति होने से क्या हुआ, भोजन की प्राप्ति होने से आपकी जो आवश्यकता थी वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। भाई आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपकी जो आवश्यकता है वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, और भोजन आपको मिल रहा है तो आपकी जो भूख है वो कम हो रही है। तो आपका जो चालक है, वो प्रणोद है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और सबलीकरण में क्या है, भोजन की प्राप्ति हो गई आपको, तो इसका मतलब क्या है कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, आपका लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो गया। तो इन 4 स्टेप्स में आपका जो है ये हल का जो सिद्धांत है, प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, ये कंप्लीट होता है। इन्होंने 4 चरण बताए हैं। अब देखिए इनका जो प्रयोग था, इन्होंने, अब देखिए यहाँ नोट में देख लीजिए, नोट में लिखा हुआ है मैंने कि हल ने अपना प्रयोग चूहे पर किया। ठीक, चूहे पर किया, इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो चूहे पर किया। अब किस प्रकार से किया वो हम आगे देखेंगे। देखिए इन्होंने चूहे के साथ क्या किया, चूहे पर किस प्रकार से प्रयोग किया, तो देखिए इन्होंने एक भूल भुलैया का निर्माण किया। हम भी एक भूल भुलैया बनाएंगे। ये जो हमारे हल महोदय हैं, इन्होंने भूल भुलैया का निर्माण किया। भूल भुलैया में देखिए इन्होंने क्या किया, भूल भुलैया बनाना काफ़ी टफ है। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने इस भूल भुलैया का निर्माण किया। एक रास्ता भाई हमको खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो चूहा आएगा कहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए इन्होंने एक भूल भुलैया का निर्माण किया। फिर यहाँ पर इन्होंने एक कोने में, यहाँ पर एक साइड इन्होंने यहाँ पर भोजन रखा। ठीक है, एक साइड इन्होंने भोजन रखा, फिर और दूसरी साइड यहाँ पर चूहा रखा, चूहे को छोड़ा, और वो भी चूहा कैसा था, भूखा चूहा था। ठीक है, चूहा जो था वो बिल्कुल भूखा था। तो भूखा चूहा भाई जिसको भूख लगी है, अगर उसके सामने इधर भोजन है इस साइड में, तो वो भोजन के लिए भागेगा। अब चूहा जो है, चूहे को इन्होंने छोड़ा, फिर चूहा जो है वो भागेगा। कैसे भागेगा, चूहा यहाँ से जाएगा, ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, यहाँ तक आया, यहाँ पर उसको रास्ता बंद मिला। फिर उसके बाद फिर यहाँ से वापस हुआ, फिर यहाँ से वापस हुआ, ऐसे करके गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इधर आ गया, उधर नहीं गया, फिर यहाँ पर उसको रास्ता बंद मिला, फिर यहाँ से वापस गया, ऐसे करके यहाँ पर आखिरकार भोजन तक पहुँच गया। तो क्या हुआ, उसको भोजन मिल गया, उसकी जो भूख थी वो शांत हो गई। देखिए भाई चूहा भूखा है तो उसकी आवश्यकता क्या है, भोजन। आवश्यकता हो गई चूहे की भोजन। और दूसरा, भोजन के कारण उसके अंदर अंतर्नोद कौन सा उत्पन्न था, भूख पहले से ही, क्योंकि चूहा भूखा है। फिर उसके बाद वो गया, उसको भोजन की प्राप्ति हो गई, सबलीकरण, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें उसने क्या सीखा। अब दोबारा अगर चूहे को छोड़ा गया और भोजन को यहाँ रखा गया, भूल भुलैया का निर्माण किया गया,
तो दोबारा चूहा जो है वो आलस नहीं दिखाएगा, मतलब उसको समय नहीं लगेगा यहाँ पहुँचने में, इधर उधर नहीं भागेगा, सीधे डायरेक्ट उसको रास्ता पता चल गया है, सीधे वो भोजन की तरफ पहुँच जाएगा बिना बंद रास्ते पर पहुँचे। ये क्या हुआ, ये उसके अंदर आदत का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार से उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। नोट में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, हल ने अपना प्रयोग चूहे पर किया। ये हमने देख लिया कि चूहे पर प्रयोग किया, किस प्रकार से प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया। दूसरा, यह सिद्धांत आदत निर्माण हेतु उपयोगी है। देखिए आदत का निर्माण हुआ ना, कि चूहा जो है वो पहली बार में तो टकराते टकराते पहुंचा अपने भोजन तक, लेकिन जब दूसरी बार और तीसरी बार उसे बार बार ये काम कराया गया तो उसके अंदर ये आदत बन गई कि वो भूल भुलैया से होकर जाएगा, लेकिन सही रास्ते पे एक ही बार में पहुंच जाएगा, उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरा, उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्ति पर बल देता है। यह सिद्धांत जो है वो उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्ति पर बल देता है। लास्ट स्टेप है ना आपका कि लक्ष्य की प्राप्ति। इस सिद्धांत में यही बताया गया कि यह सिद्धांत जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देता है। अब देखिए यह सिद्धांत जो है ना वो बालकों में आदतों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत बालकों में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, बालकों का आलस दूर करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत जो है इसका प्रयोग मोस्टली बालकों पर ही किया जाता है। बालकों में आदत निर्माण के लिए, जो बालक आलसी टाइप के होते हैं ना, तो इस सिद्धांत को उन बालकों पर ही प्रयोग किया जाता है, ताकि जिससे कि उनके जीवन में उनका एक उद्देश्य बन सके और वो आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लक्ष्य को प्राप्त करने में वो आलस ना दिखाएं। तो इसीलिए कहा गया है कि यह उद्देश्य जो है यह लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देता है। देखिए आज का हमारा जो सिद्धांत था प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, इनमें से कितने क्वेश्चन बने हैं? क्वेश्चन हम काउंट कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बना कि प्रणोद न्यूनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक कौन है? CL हल। ठीक, एक क्वेश्चन ये बना। दूसरा क्वेश्चन कि ये जो CL हल है ये कहाँ के निवासी, ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, +1। दूसरा क्वेश्चन कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन सी सन में हुआ? 1915 में, एक और क्वेश्चन। फिर उसके बाद कि हल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी कौन सी पुस्तक में किया? तो कौन सी पुस्तक में किया? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट, इसके उपनाम पूछे जा सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आप मान लीजिए। दूसरा, हल ने अपना प्रयोग किस पर किया? एक क्वेश्चन ये कि हल ने अपना प्रयोग चूहे पर किया। ठीक, अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पर कि आपसे जो चरण हैं इनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो चरण है ना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो देखिए इतने छोटे से टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर आप इस टॉपिक को लेकर चलें, देखिए वैसे तो यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो PNP के ऊपर है, लेकिन इस टॉपिक, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपके जो 7 क्वेश्चन हैं ये पक्के हो जाने हैं। इन 7 क्वेश्चनों में से अगर आपको एक क्वेश्चन भी मिल गया तो 1 नंबर आपका पक्का है। अब ये तो आप जानते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम में एक नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि हाँ 1 नंबर कम हो गया कोई बात नहीं, एक नंबर से भी लोग जो हैं वो पास होने से रह जाते। तो इसलिए एक नंबर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए बाल विकास जो है ना, बाल विकास हमारा जो ऐसा विषय है जिससे हम शिक्षक पात्रता परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। ये जो है हमारी नींव है, हमारा नींव जो है वो बाल विकास ही है। बाल विकास और हिंदी से हम बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो स्कोर है ना वो हाई हो सकता है। तो अगर आपको अपना स्कोर हाई करना है तो बने रहिए मेरे साथ ग्रेट मंत्रा चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कोई इशू है तो कमेंट पे पूछिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।